नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मल यादव। खेती में पशुपालन की चर्चा बहुत ज़ोरों से है, जिससे कि किसानों की जो आय है उसमें उत्तरोत्तर इजाफा हो सके। आज हम हैं झांसी ज़िले के बरुआ सागर में। यहाँ पर खेती किसानी को लेकर नए नए प्रयोग हो रहे हैं और सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए किसानों को नई नई योजनाओं के माध्यम से पशुपालन से जोड़ने की कोशिश कर रही है। यहाँ लेयर फार्मिंग का एक बड़ा अनूठा प्रयोग किया जा रहा है। पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन इसके साथ साथ पशुपालक भी हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं बहुत बड़ी हैच है, जिसमें हज़ारों की संख्या में मुर्गी पालन हो रहा है और मुर्गी पालन का एक बड़ा केंद्र बनकर ये जो है वो जगह उभरी है। आरव हैचरीज करके है। आइए यहाँ चलते हैं। यहाँ पर मुर्गी पालन हो रहा है और ये जो सेक्शन है यहाँ मुर्गियों के बच्चे चूज़े जो है वो पाले गए हैं। आइए हम बात करेंगे। आप हैं डॉक्टर प्रभात कुमार। प्रभात जी, बहुत बहुत स्वागत है किसान तक में। कहाँ से ये कहानी शुरू हुई? पेशे से आप डॉक्टर हैं, पशु चिकित्सक हैं और अब पशुपालक भी हो गए हैं। जी। क्या है इसके पीछे की कहानी? मैं पहले गुजरात में जॉब करता था। मेरी मास्टर्स भी पोल्ट्री साइंस से ही है। मैं इसका अलग है चीज़ में EGM था, वेस्टर्न जोन का इंचार्ज था। तो वहाँ पे काफ़ी हाई लेवल पे और बड़े स्तर पे पोल्ट्री की जा रही थी, लेयर फार्मिंग वगैरह। तो वहाँ हमने काम किया, सीखा भी। फिर हमें लगा कि हम अपने क्षेत्र में भी कुछ ऐसा कुछ करें कि हमारे क्षेत्र वाले भी सीखें और करें। आप यहीं के रहने वाले? जी, मैं बरुआ सागर झांसी का रहने वाला हूँ। जी जी। और यहाँ पे हमने फिर सरकार की तरफ से हमें सब्सिडी भी मिली थोड़ा। ये गवर्नमेंट की योजना जो लेयर फार्मिंग को लेकर होती है, उसके तहत आपने बनाया? जी जी। कब बनाया था ये? हमने 2018 में बनाया हुआ था। अच्छा अच्छा। ये मुझे नाबार्ड से सब्सिडी मिली थी। ये MP में फार्म है। अच्छा अच्छा। ये मतलब ये जो लोकेशन है इसकी वो मध्य प्रदेश में है? जी 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 जी। कितनी क्षमता है इसकी और क्या है ये पूरा स्कीम जिसमें कि आपने इसको ये बनाई थी? एक कमर्शियल लेयर फार्म है। इसमें हम लोग कमर्शियल जो अंडे होते हैं उसके लिए हम लोग ये मुर्गी पालन करते हैं। इसमें हम लोगों का जो लेइंग यूनिट है वो 25,000 की है और जो हमारी ब्रूडिंग यूनिट है वो 15,000 की है। माने ये जो चिक्स है इसको आप ब्रूडिंग यूनिट? जी, ब्रूडिंग यूनिट है। मतलब यहाँ पे ग्रो करते हैं हम चिक्स, जो स्टॉक तैयार करते हैं। जब एक मैच्योरिटी पे आ जाते हैं, एग लेइंग पे आ जाते हैं, तो हम लोग इसको लेयर साइड में शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और जैसे बुंदेलखंड, क्या ये जो काम है माने मुर्गी पालन, इसके लिए कितना मुफीद माना जाए कि यहाँ पर चूँकि खेती किसानी को लेकर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं ऑलरेडी। सरकार कोशिश कर रही है कि यहाँ पशुपालन ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के लिए एक विकल्प बने। आपको क्या लगता है, आप चूँकि वेटनरी में आपका काम भी है, इसी फील्ड में ख़ासतौर से एक्सपर्टीज़ है, कि ये जो इलाका है ये कितना वाइबल है इस काम के लिए? जी देखिए, सरकार का तो योजना है और सरकार यही चाहती है किसानों की आय दुगनी हो। अब खेती किसान अकेले एक ही कम्युनिटी में डिपेंड हो जाएगा, सिर्फ खेती करेगा तो उस पर वो कैसे सर्वाइव करना? गेहूं धान संभव नहीं है कि उससे उसको पर्याप्त आय हो सके। उसको कहीं ना कहीं एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन पे जाना ही पड़ेगा। पशुपालन में कई क्षेत्र हैं, बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, ब्रॉयलर का हो गया, गाय हो गई, जिससे क्या होता है एक रेगुलर इनकम जनरेट होती रहती है और किसान भी अपना व्यस्त होता है। आप देखिए कि बुंदेलखंड में जो यहाँ पे तो पानी की भी दिक्कत है, तो क्या होता है कि जो खेती भी होती है, एक या दो खेती होती है, उसके बाद क्रॉप के बाद नहीं होते, तो किसान भाई लोग जो अधिकतर मजदूरी करने या दिल्ली चले जाते हैं या दूसरे प्रदेश चले जाते हैं। अगर उनके पास पशुपालन होगा यहाँ पे तो उनके एक रेगुलर इनकम जनरेट होने लगेगी, चाहे दूध बेच के हो या बकरी पाल के हो, और जो उनका घर के मेंबर्स भी होंगे वो भी व्यस्त रहेंगे और कहीं ना कहीं उनका एक आय का सोर्स भी बढ़ेगा। तो बुंदेलखंड में बकरी पालन के लिए बहुत अच्छा है। पोल्ट्री के लिए आप ब्रॉयलर वगैरह मैनेजमेंट कर सकते हो, तो पोल्ट्री फार्म के लिए, क्योंकि पोल्ट्री में थोड़ा सेंसिटिव है ब्रीड वगैरह, लेकिन अगर मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है तो पोल्ट्री फार्म के लिए ब्रॉयलर बुंदेलखंड बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। तो अब हम इसके मैनेजमेंट और टेक्निकल पहलुओं पर बात करते हैं। आपने ये जो बहुत हाईटेक तरीके से इसको बनाया हुआ है, ये जो ब्रीडिंग के लिए या कहें कि चिक्स यहाँ जो बड़े हो रहे हैं, कितने टाइम तक इसको रखते हैं, कब इसका सीज़न होता है रखने का, और क्या क्या इसमें आपने टेक्निक अपनाई हुई है? ये ब्रीडिंग हम जो डे 1 चिक्स होता है, जो एक हैचरी से हम लोग परचेस करते हैं और यहाँ पर लाते हैं। इसका कोई भी सीजन नहीं होता है। मेनली हम लोग रिप्लेस करते हैं इसको कि
गर्मियों में रिप्लेस करते हैं मार्च अप्रैल के करीब में चिक्स डालते हैं, और क्योंकि हम लोगों को लगता है कि ठंडों में डिमांड अंडे की बढ़ जाती है, तो अक्टूबर नवंबर में इसका प्रोडक्शन अच्छा आ जाता है। तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी इसका एक मार्केट साइज़ बहुत बड़ा होता है, उस टाइम पे डिमांड भी बड़ी रहती है, तो नए फ्लॉक रहता है तो रिप्लेस हो जाता है। पर एक हम एज के हिसाब से इसको रिप्लेस करते हैं। जनरली जो बर्ड को हम लोग डालते हैं 100 हफ्ते तक के लिए डालते हैं, तो जैसे ही 100 हफ्ते जो मुर्गी के हो जाएंगे उसके पहले हम इसको डाल देंगे, 80 हफ्ते पे डाल देंगे, तो जैसे वो पुरानी मुर्गी निकलेगी तो नई मुर्गी वहाँ पहुँच जाएगी। एक साइकिल बनाया रहता है। जी, अब इसकी क्षमता की बात करते हैं। ये जो पूरा यहाँ मुर्गी पालन का काम जो हो रहा है, कितनी क्षमता है इस हैच की, और चिक्स की के साथ में मैंने कितना होगा? चिक्स के साथ हमारा 40,000 के करीब है। अच्छा अच्छा। और चिक्स इसमें कितने होते हैं? तो इसमें चिक्स 15,000 है। 15,000। और अंडों का अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो पर डे औसतन कितना अंडा यहाँ से आप मार्केट में दे देते हैं? करीब हमारा 80 से 85% तक प्रोडक्शन हम लोग ऑब्टेन कर लेते हैं। गर्मी में थोड़ा प्रोडक्शन मौसम की वजह से, वातावरण की तरह से थोड़ा प्रोडक्शन डाउन होता है, बाकी औसतन हमारा 85% के करीब प्रोडक्शन आता है। मतलब कितने हज़ार अंडे तक आप पर डे निकल सकते हैं? ऑलमोस्ट 20,000 से 22,000 तक निकल जाता है। 20 से 22,000 अंडे पर डे यहाँ से सप्लाई हो सकती है। अब इसके जो आपने इसको बनाया है, माने अगर ये जो मशीनें लगी हुई हैं, मैं देख रहा हूँ फॉगिंग भी हो रही है, इस सब का क्या पर्पज़ है? और यहाँ चूँकि बहुत गर्म इलाका है, ये टेम्परेचर 40 के आसपास अभी आज की तारीख में है, कैसे इस सबको मेंटेन करते हैं? ये जो नस्ल है ये सारी बाहर दूसरे देशों से नस्ल आती है, यहाँ पर भी आती है, तो ये जनरली कोल्ड कंट्रीज़ की रहती है, तो उनको हमको टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है। 35 टू 36 के करीब में परफॉर्मेंस, अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए उसके लिए हम पूरा समर मैनेजमेंट करते हैं। आप देख रहे होंगे कि हमने पंखे भी लगा रखे हुए हैं और समय समय पे हम टाइमिंग से फॉगिंग भी कर रहे हैं। ऊपर सेट के ऊपर हम लोगों ने स्प्रिंकलर लगा के रखा हुआ है। स्प्रिंकलर से ऊपर फुब्बारे चलते रहते हैं, सेट के ऊपर का पूरा बौछार होता है तो गीला हो जाता है और वो गर्म नहीं हो पाता है। वो पानी जो साइड में गिरता है कर्टन्स में आता है, साइड कर्टन्स में आता है, तो यहाँ से जो हवा आती है वो भी ठंडी आती है। और पंखे वगैरह चलते रहते हैं, फॉगिंग होती रहती है, तो उससे टेम्परेचर काफ़ी कम कर लेते हैं हम लोग। जैसे इन दिनों में अगर हम देखें, जबकि बाहर का टेम्परेचर 40 के आसपास है, अंदर कितना मेंटेन रखते हैं? यहाँ करीब मेरा अंदर 35 के करीब हो जाता है। 35। आपने यहाँ टेम्परेचर वगैरह की भी सारे इंतजाम किए। अब इसकी फीडिंग की जो है वो जो मशीन वगैरह लगाई हुई है, बड़ा हाईटेक लगा है, कैसे इसको हर एक बच्चे को मिल जाए भोजन, कैसे मुमकिन हो पाता है ये हम लोग जो दाना होता है, जो हम लोग अभी फीड फैक्ट्री पे ले जाएंगे आपको, हाँ। तो वहाँ से दाना बन के आता है, तो हम लोग इन मशीन में डाल देते हैं, फीडिंग मशीन में। ये हॉपर है, ये मशीन मूवेबल होती है? ये मूवेबल होती है। इसके जो पाइप होते हैं वो हर फीडर सेक्शन में होते हैं। जी, तो ये यहाँ पर ये फीड दाना डला हुआ है। जी जी जी। तो जैसे ही मशीन को हम आगे की तरफ मूव करेंगे, दाना गिरता चला जाएगा हर फीडर सेक्शन में। और फीडिंग बर्ड के जब सीडर पे आ जाता है तो बर्ड अपने आप उसको पिक करने लगता है। अच्छा अच्छा। और पानी पीने का इसमें क्या रहता है? पानी के लिए हमने निप्पल लगा रखा है। हाँ। कई लोग ओपन भी करते हैं, हमने निप्पल इसलिए लगाया कि कंटामिनेशन से बचें। अच्छा, ये रेड कलर का जो है ये निप्पल है? जी जी। इसी से चूजा पानी पी लेता है? जी जी। इसको कैसे सिखाते हैं कि इसको पुश करके पीना है या क्या? डे 1 पे जब चिक्स आता है तो हम लोग लेबर स्टाफ लगाते हैं, जो थोड़ा उसको निप्पल को प्रेस करता है, तो उनको एहसास हो जाता है कि यहाँ पानी पे है। अच्छा। तो फिर उसके बाद एक हैबिट में आ जाता है। करके देखा, ये देखिए, जैसे ये पी रहा है अपने से, ये अच्छा, इसमें आपने ये रेड कलर का ही क्यों सब लगाया हुआ है? पोल्ट्री रेड कलर के लिए सेंसिटिव होती है, थोड़ा एग्रेसिव होती है। जब भी वो रेड कलर देखती है तो उसको पिक करती है। अच्छा। चोंच मारना चालू कर देती है, तो इसलिए निप्पल का कर्नल जनरली हम लोग रेड लेते हैं, जिससे कि वो रेड कलर को देखे और पिक करे। चोंच मारेगी तो उसको पानी मिल जाएगा। जब पानी मिलेगा तो एक हैबिट में आ जाएगा कि पानी यहाँ मिलता है। जी। तो यहाँ कितने टाइम तक, आपने जैसे बताया 13 हफ्ते तक इसको रखते हैं? जी जी। हम लोग यहाँ पर ब्रूडिंग कंप्लीट करते हैं, जो जनरली 15 वीक्स तक रहती है। तो 17 वीक के बाद क्या एग्स अंडा प्रोडक्शन पे आ जाते हैं, पुलेट एग्स पे आ जाते हैं, तो हम फिर उसको एक लेयर साइड में ले जाते हैं। वो उसकी एक अलग साइड है। जी जी। तो चलिए, इस हाईटेक जो मुर्गी पालन का जो केंद्र है, हम इसके अब अगले चरण में चलेंगे, जहाँ पर मुर्गियाँ जो बड़ी हो जाती हैं और अंडा देने की स्थिति में आ जाती हैं, उनको जो है शिफ्ट कर दिया जाता है।
अब हमें हैचरी की एक मेन लेयर यूनिट में, ये यहाँ का मुख्य भाग है और यहीं पर बड़ी मुर्गियाँ जो चूज़े बड़े हो जाते हैं उनको लाकर रखा जाता है, यहीं से इनका अंडा कलेक्शन होता है और कुल मिलाकर कहें कि ये हार्ट यूनिट है एक तरह से। जी डॉक्टर साहब, अब इस यूनिट के बारे में बताएं कि इसको कैसे आपने मैनेज करते हैं, क्या क्या इसमें टेक्नोलॉजी लगी हुई है। जब हमारा चिक्स डे 1 पे आता है तो वहाँ पे हम लोग ब्रूडिंग सेट पे रखते हैं, जो आपको मैंने अभी दिखाया। जी। जब वो ग्रोइंग स्टेज पे आ जाता है और हमें पुलेट स्टेज पे आके 15 हफ्ते का हो जाता है तो हम उसको यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। मुर्गी जो जनरली क्या है, लेयर चिक्स है, वो 17 से 18 वीक पे एक्स प्रोडक्शन चालू कर दे नी सेट कर देती है। तो यहाँ पे हम लाते हैं तो हम इसको लेयर सेट बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग फिर एग कलेक्शन यूनिट है हमारी, यहाँ पे हम लोग ग्रो करते हैं अप टू लाइफ टाइम तक जब तक रहते हैं। उसके बाद अगर जैसे ही प्रोडक्शन डाउन होता है तो उसके बाद हम इसको लगता है कि ब्रेक इवन आ रहा है तो हम इसको कल्स कर देते हैं, निकाल देते हैं। उसको निकाल दो, साइकिल जो है कंप्लीट होने के बाद निकाल देते हैं। ये साइकिल इसका पूरा होने का कितना टाइम, मतलब यहाँ इस यूनिट में इस एक मुर्गी यूनिट कितने समय तक रहती है? 70 वीक्स तक रहती है। 70 वीक्स, 70 सप्ताह यहाँ पर। जी। और कितने बार उसमें अंडे देती है वो? जो एग लेइंग साइकिल रहती है वो 24 से 26 घंटे की रहती है। तो 24 से 26 घंटे में एक मुर्गी एक अंडा देती है। मतलब एक दिन में औसतन एक अंडा मुर्गी दे देती है। अब विथ एज जैसे एज बढ़ती चली जाती है तो प्रोडक्शन भी डाउन होना चला जाता है, एज के हिसाब से डाउन होता चला जाता है। मतलब 70 सप्ताह तक औसतन एक मुर्गी हर दिन एक अंडा देती है। 70 सप्ताह तक आप देखिए कि एक साल में मुर्गी करीब 315 अंडे देती है। ओके, एक साल में 315 अंडे। तो प्रोडक्शन के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा ये एक तरह से काम है। बिल्कुल। और अब इसकी मार्केट की बात करते हैं कि कहाँ इसका मार्केट ज़्यादा बेहतर आप लोग, क्योंकि ये जगह बरुआ सागर झांसी ज़िले का एक कहें छोटा सा कस्बा है, तो आपको प्रॉपर मार्केट के लिए, क्योंकि बड़ी मात्रा में यहाँ मैं देख रहा हूँ अंडा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पर डे निकल रहा है, 20,000 जैसे आपने ही बताया, तो कहाँ मार्केट मिलता है इसका? अभी तो देखिए कि प्रोटीन की डिमांड बढ़ गई है और प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स एग है। इस प्रोटीन अगर देखें तो अंडे की 100% बायोअवेलेबिलिटी है प्रोटीन के मामले में। तो अभी तो जो हमारा जो कंजप्शन हो रहा है वो नियर बाई जो एडजेसेंट यहाँ पे झांसी में हो जाता है, निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में होता है, मऊरानीपुर हो गया, छतरपुर वगैरह यहाँ पे जाता होगा। आसपास के डिस्ट्रिक्ट में कवर हम लोग करते हैं इसको। जी। और मार्केट और रेट कैसा क्या मिलता है फिर इसका? रेट क्या है, एक क्या है कि मंडी देश की डेली मंडी खुलती है, हैदराबाद अजमेर से इसकी मंडी चलती है, जो डेली डिपेंड करता है इसका डिमांड और सप्लाई पे। विंटर में इसका मार्केट अच्छा होता है, गर्मियों में थोड़ा डाउन हो जाता है। डिमांड सप्लाई ऐसी रहती है, इसका पर डे का रेट खुलता है, उस हिसाब से हमको सेल करना पड़ता है। जी। अब जैसे आपने बताया कि ये 20,000 अंडे पर डे के हिसाब से इसमें औसतन प्रोडक्शन हो जाता है। एनुअल इनकम की अगर हम बात करें, आउटपुट जिसको हम कहें, वो लगभग कितना हो सकता है एक इस यूनिट से? जनरली जो इनकम होती है वो डिपेंड करती है सेवरल फैक्टर पे। एक तो फैक्टर होता है कि फीड कॉस्ट आपका, जो हम दाना बना रहे हैं इसका रॉ मटेरियल की प्राइजेस क्या है। कई बार रॉ मटेरियल की प्राइस बहुत हाई कर जाती है तो उस टाइम पे प्रॉफिट और मार्जिन सिंक हो जाता है, क्योंकि हमारा जो आउटपुट है इसकी ज़्यादा रेंज वेरी नहीं करती है प्राइस पे। आपकी जो हमारे इनपुट्स हैं, जो मटेरियल रॉ मटेरियल, उनकी प्राइस काफ़ी वेरी करती रहती है, तो उस पर काफ़ी डिपेंड करता है कि हमारा एनुअल प्रॉफिट क्या आ रहा है। और दूसरा करता है प्रोडक्शन पे कि आप कितना प्रोडक्शन मैक्सिमम अचीव कर रहे हैं। अगर हम ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं परफॉर्मेंस तो उस पर प्रॉफिट जनरली हम लोग अगर देखें एनुअल 10 से 15% का मार्जिन लेके चलते हैं हम लोग इस पर। जी। अगर हम कॉस्ट और उसको निकाल के इसकी जो लागत है, प्रॉफिट लगभग कितना हो जाता होगा साल भर में इस एक यूनिट से? अब इसमें तो करीब 10 से 15 लाख के करीब का प्रॉफिट हो जाता है। इसमें आपकी जैसे लेबर क्राइसिस बुंदेलखंड में बहुत ज़्यादा है, तो ये जैसे जब मुर्गी पालन करते हैं तो यहाँ लेबर को लेके आपको कितनी यहाँ इनपुट लगती है, माने कितनी लेबर की ज़रूरत होती है और कैसे उसकी सप्लाई हो पाती है? हम लोग जनरली 4,000 बेड पे एक लेबर लेके चलते हैं, उस हिसाब से करते हैं। हम लोगों ने लेबर ली, फिर उनको ट्रेंड भी करना पड़ता है यहाँ के लिए, हिसाब से वो करते हैं। लेबर तो ईजिली अब बुंदेलखंड में मिल जाती है, अभी इतना ज़्यादा क्राइसिस अभी है नहीं यहाँ पर। और उनको भी है कि अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, फैसिलिटीज़ मिल रही है, तो यहाँ पे ईजिली काम करते हैं, अच्छा लग रहा है उनको भी। अब थोड़ा सा इसके टेक्निकल पहलू की बात करते हैं। ये जो मशीन दिख रही है, क्या इसको चला के दिखाया जा सकता है? और यहाँ फॉगिंग भी हर 2-3 मिनट के अंतराल पे, जैसे अभी हाल ये शुरू हो गई है, तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम है इसका या क्या? कंप्लीट हम लोगों ने ऑटोमेशन पे डाला हुआ है टाइमर पे। इससे क्या है कि 1 मिनट हम लोग चलाते हैं, 1 मिनट या 2 मिनट बंद कर देते हैं इसको। इससे क्या एक बार सेट में फॉगिंग हो जाए और पूरा सेट कूल हो जाए। यहाँ पे हम बुंदेलखंड रीजन में आप देखेंगे तो
अदर रीजन, इंडिया के अदर रीजन से इधर एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड होता है, तो हमें पूरा टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ता है। उस हिसाब से हमें गर्मी में कूलिंग रखना पड़ता है। कूलिंग के लिए क्या, जैसे इसमें इंसुलेशन सीट इसमें हमने ऊपर आप देखिए इंसुलेशन सीट, थर्मो एल्युमिनियम इंसुलेशन सीट फॉइल लगाई हुई है जी। इंसुलेशन सीट है, ये करीब 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर डाउन कर देती है बाहर से। इसके ऊपर हमने स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया हुआ है जो ऊपर पानी छिड़काव करता है, सेट की सीट को गर्म नहीं होने देता है। आप पंखे भी हर 50 फीट पे लगा रखे हुए हैं, बड़े वाले पंखे हैं, और फॉगिंग का सिस्टम चालू रखा है, जिससे करीब हमारा बाहर से यहाँ करीब 10 से 12 डिग्री का डाउन रहता है टेम्परेचर जी। और ये जो पानी गिर के आ रहा है, फिर ये हरी मैट क्यों लगाई गई है? ये हरी मैट इसलिए लगाई गई कि जो पानी गिर रहा है ड्रिप होके वो हरी मैट पे जाए, और हरी मैट पे जाके वो थोड़ा गीला हो, हरी मैट गीली हो जाएगी तो जो बाहर से हवा गर्म आती है वो अंदर आए साइड में, वो कूल तो होके ये आए। पूरा एक ये शेड जो है वो कूलर की तरह हो जाता है। जी जी जी। चलिए, अब इनके फीडिंग के लिए जो मशीन लगी हुई है, क्या इसको चला के दिखा सकते हैं कि ये कैसे इसको ऑपरेट करते हैं? हाँ जी। आइए इन लोगों से भी बात कर लेते हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। आरब फार्म, इस फार्म का नाम है आरब जी। हाँ हाँ, तो अब इसको चलाते हैं और इस तरह से इसमें ये फीड जो है वो गिरता जाता है इधर हर एक लेयर में, है ना। चलिए, कैसे आप लोगों की ट्रेनिंग कब तक होती है? कितनी ट्रेनिंग हुई है? समथिंग 6 महीने। हाँ, 3 से 6 महीने। 3 से 6 महीने तक। अच्छा अच्छा, तो अंडा वंडा आप लोग भी खाते हैं यहाँ पे? चलिए ठीक है। तो यहाँ पर ये अंडे, लेकिन आप लोग जैसे अभी कलेक्ट कर रहे थे, तो ये ऊपर से अभी वो जो अंडा मुर्गी उसको से रही है, मुझे लग रहा है, ये देखिए। तो वाह, कितना अंडा निकल जाता है रोज? समथिंग वन साइड में 350 से 400 ट्रे। 350 से 400 ट्रे पर डे। और आप लोग यहाँ दिन भर काम करते हैं? पूरा देखभाल यहाँ पर करना इन मुर्गियों की, वैक्सीनेशन वगैरह भी आप ही लोग करते हैं? नहीं, डॉक्टर अलग से। अच्छा, उसके लिए अलग से डॉक्टर आते हैं। चलिए, अब थोड़ा सा हम बात कर लेंगे वैक्सीनेशन के बारे में। वैक्सीनेशन का क्या रहता है यहाँ पर सिस्टम? वैक्सीनेशन डे 1 से जैसे चिक्स आता है तो एक शेड्यूल रहता है जो कि बीमारियों से हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो मुर्गियों में जो बीमारी आती है उसके अगेंस्ट में हम लोग वैक्सीन करते हैं, जिससे उनकी वैक्सीन के बीमारी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिल जाए। उसका एक शेड्यूल होता है जो हम डे 1 से फॉलो करते हैं अप टू द एंड, जो उसका हर 4 से 5 हफ्ते पे शेड्यूल आता है। कुछ हमारी लाइव वैक्सीन होती हैं जो पानी में देते हैं, कुछ किल्ड वैक्सीन होती हैं जो हम इंजेक्शन के द्वारा देते हैं। सर्वाइवल रेट को लेकर क्या आपका रहता है कि कितने इसमें सर्वाइवल होती है और कितनी बीमारियों की चांसेस रहते हैं? ये तो डिपेंड करता है मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन पे, कि आपका न्यूट्रिशन अगर क्वालिटी अच्छी है, बर्ड का हेल्थ स्टेटस अच्छा है, वैक्सीन आपने प्रॉपर तरीके से की है, तो आपकी सर्वाइबिलिटी अच्छी रहेगी। उसमें अगर कहीं ना कहीं आपने इनमें कमी छोड़ दी है मैनेजमेंट या न्यूट्रिशन पे, या प्रॉपर तरीके से आपने वैक्सीन जो की है वो नहीं की, कोल्ड चेन मेंटेन नहीं की, तो चांसेस बढ़ जाते हैं इसके। फिर भी जैसे क्लाइमेट एक बड़ा फैक्टर होती है, यहाँ की क्लाइमेट कैसी है इस मुर्गी पालन के लिए, अगर हम बीमारियों के लिहाज से बात करें तो? बीमारियाँ तो देखो हर जगह है, जहाँ डेंस पॉपुलेशन होगी वहाँ तो रहेगी, लेकिन क्या क्लाइमेट तो अच्छा है बुंदेलखंड का, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि एक जो एटमॉस्फेयर चाहिए वो फेवरेबल एटमॉस्फेयर है, मुर्गी पालन के लिए कोई दिक्कत नहीं। जी। अब एक आखिरी सवाल ये कि जिस तरह से ये जो इलाका है खेती किसानी के लिए बड़ा मुश्किल भरा चैलेंजिंग एरिया माना जाता है, बाकी के फार्मर्स में कैसा मैसेज जा रहा है? क्या वो लोग इस चीज़ को अडॉप्ट करने की, सीखने की कोशिश कर रहे हैं आसपास के गाँव में? क्योंकि आपने एक बड़ा रिमोट गाँव में जाके इसको बनाया है, तो फार्मर्स की क्या रिएक्शन आपको लगती है? मैं सेंटर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वहाँ से भी एसोसिएट हूँ, तो वहाँ के जो फार्मर ट्रेनिंग, जब वो पोल्ट्री की ट्रेनिंग करते हैं तो यहाँ पे हम लोग उनको ट्रेनिंग करवाते हैं। जो फार्मर्स जगह जगह से आते हैं, यूपी से, एमपी से, तो पीछे लास्ट मंथ एक बैच आया था, उनको हमने ट्रेनिंग करवाई थी, उनको बताया भी था कैसे ट्रेनिंग का मुर्गी पालन के लिए जागरूक किया हुआ था। जी। अगर छोटे किसानों की बात करें, और चूँकि ये बहुत बड़ा सेंटर है, सभी के लिए इसको बना पाना मुमकिन भी नहीं है, व्यवहारिक भी नहीं है, क्योंकि ये बड़ी लागत इसमें लगती होगी। इस तरह के छोटे छोटे मॉडल बनाने की क्या संभावना बुंदेलखंड या इस तरह के जो इलाके हैं जहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा मुनाफे का काम नहीं रह गई है, तो छोटे केंद्र इस तरह के क्या बनाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। उसमें छोटे फार्म, अपने छोटे छोटे खेतों पे छोटे छोटे शेड बना के आप ब्रॉयलर का काम कर सकते हैं, जिसमें आपकी लागत भी कम लगेगी और 5-6 हफ्ते में वो एक मार्केट वेट गेन कर लेता है, तो आपकी रेगुलर इनकम भी जनरेट होना चालू हो जाएगी। जी। अगर हम लागत की बात करें तो इस यूनिट की कितनी लागत आती है लगाने में, गवर्नमेंट का सहयोग मिलने के बाद?
इसमें अभी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आपका जो कंप्लीट आ रहा है, रनिंग कॉस्ट आ रही है फार्म की, वो करीब 1200 से 1300 रुपये पर वर्ड के करीब आ रहा है। 1200 रुपये से 1300 रुपये पर वर्ड। ओके, तो इस प्रकार से डॉक्टर प्रभात कुमार ने बड़ी ही महत्वपूर्ण और क्रूशियल जानकारी किसानों के लिहाज से दी, खासतौर से बुंदेलखंड जैसे इलाके जहां पर खेती अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग काम हो चुका है, वहां किसानों की एक रेगुलर इनकम जनरेट कैसे हो, उस दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है कि मुर्गी पालन या पशुपालन से जुड़े हुए जो भी अन्य काम हैं जो खेती किसानी में किसानों को एक बड़ा सपोर्ट दे सकते हैं। ये है फीड फैक्ट्री। यहाँ पर जो जितने मुर्गा मुर्गी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पले हुए हैं, उनके भोजन का पूरा इंतज़ाम है। डॉक्टर साहब, इतना भारी भंडार यहाँ पर है, क्या है ये सिस्टम फीड फैक्ट्री का? इनका हम एज के हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से फीड फॉर्मुलेशन करते हैं। न्यूट्रिशन क्या, इनको न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, जैसे कि न्यूट्रिशन में हम लोग उनका प्रोटीन, एनर्जी, अमाइनो एसिड प्रोफाइल, कैल्शियम वगैरह सब कुछ देखते हैं। उस हिसाब से हम लोग उनका एक फॉर्मूला डिजाइन करते हैं और रो मटेरियल को यहाँ पे हम लोग परचेस करते हैं। जनरली यहाँ पे हम लोग जो फीड में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे मक्का है, वो भी हाई क्वालिटी की हम लोग मक्का यूज़ करते हैं। और ये मक्का है हमारी। वाह, ये कहाँ से मंगाते हैं? ये बिहार की मक्का है। बिहार से? जी, अभी गर्मियों में बिहार की क्रॉप चालू हो जाती है। हाँ। ठंडों में महाराष्ट्र और छिंदवाड़ा साइड से क्रॉप चालू हो जाती है सर्दियों में। अच्छा, और ये जो पड़ा हुआ है वो हमारा DOR राइस ब्रान है, DORB। हाँ। जो राइस ब्रान होता है चावल का छिलका, उससे तेल निकलने के बाद जो वेस्ट बचता है उसको हम लोग DORB बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ये सब प्रोटीन के सोर्स हैं। ये मक्का हम लोग एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं। ये DORB होता है, एक फिलर की तरह यूज़ होता है। अच्छा, ये प्रोटीन के लिए हम इसमें सोया DOC यूज़ करते हैं। ये सोयाबीन का होता है। ये DOIL सोया केक है। अच्छा, सोया मील है। इसमें सोया से जब तेल निकल जाता है, उसका जो रेसिड्यू रह जाता है उसको यूज़ करते हैं। इसमें प्रोटीन के लिए यूज़ करते हैं इसको। अच्छा, और इस सबको मिक्स करके फिर? हाँ जी, मुर्गों को। और ये हमारी मस्टर्ड। अच्छा, खली मस्टर्ड है, खली उसी का खली है ना? जी जी, ये यूज़ करते हैं इसमें। फिर दवाइयाँ जो हमें लगती हैं फीड सप्लीमेंट्स में, वो सब हम फॉर्मुलेशन करके इसको एक फॉर्मूला तैयार करके इसमें ये डाइट चार्ट भी दिख रहा है। जी जी, ये क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं, तो क्या क्या है इसमें डाइट चार्ट में? इसमें जो हमने एक फॉर्मूला तैयार कर रखा है उसका, ये इंसानों की तरह ही दिख रहा है, जैसे इंसानों को दिया जाता है। बिल्कुल, जैसे इंसान को भी जीने के लिए प्रोटीन, एनर्जी सब जरूरत पड़ती है, ऐसे हमें भी इसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रोटीन का, कैल्शियम, कितनी कैल्शियम की ज़रूरत है, कितनी प्रोटीन की, कितनी एनर्जी की, उस हिसाब से फॉर्मुलेशन तैयार करते हैं। तो ये उसमें उसकी मात्रा तय कर रखी है। जी जी, इन मशीनों से इसको फिर तैयार करके कैसे करते हैं? इसमें हम लोग, ये ग्राइंडर है, इसमें ग्राइंडर में हम लोग मक्का वगैरह डालते हैं जो पिस के इधर आ जाता है। सोया वगैरह के DOC वगैरह हम लोग इधर डालते हैं, ये सब लिफ्ट होके फिर मिक्सचर में चला जाएगा। मिक्सचर में पूरा मिक्सिंग होगा। ये है मिक्सचर? जी जी, ये मिक्सर हुआ, इसमें मिक्स करके फिर ये इसको बाहर यहाँ निकलता है, ये बाहर निकल जाता है, यहाँ पर ये ऐसे आ गया। फिर इसको हम लोग बैगिंग करके, हाँ, फिर इसको हम लोग इधर ले जाएंगे। ये ऑगर है हमारा। ऑगर? हाँ जी। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग दाना डालेंगे, फिर ये दाना ऑगर से सेट पे चला जाएगा ऑटोमेटिक। मतलब ये यहाँ नीचे बन रहा है, सामने ऊपर शेड है। ये जो एक मंजिल पर हम लगभग कह सकते हैं, है ना, बाहर जाके, और इससे सीधा फेंक देता है जी। इससे क्या हमारी लेबर की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है और इजी हैंडलिंग भी हो जाती है। मतलब इसमें खाली इसको डाल देना है, यहाँ से फिर वो सीधा ऊपर जहाँ पर वो मशीनें लगी हुई हैं, वहाँ पर जिनमें फीडर बॉक्स टाइप के लगे हुए हैं, उनमें जाके अपना फिल हो जाएगा ये, और फिर उसके माध्यम से सीधा सभी जाली नालियों में पहुँच जाता है। तो ये बड़ी हाईटेक जो है फीड फैक्ट्री है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पूरी जो हैच है वो पूरी तकनीक पर आधारित है, अत्याधुनिक तकनीक से जो है ये चल रही है, और बहुत बेहतर तरीके से यहाँ इसका मैनेजमेंट भी हो रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।